क्यों लगता है कि ईरान कमजोर हो गया है, जबकि ईरान ने ट्रंप की एक बात भी नहीं मानी? ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, जबकि हॉर्मोज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है? ट्रंप बार बार डेडलाइन क्यों दे रहे हैं, जबकि ईरान ने हर बार अमेरिका की डेडलाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया? अमेरिका खुद मान रहा है कि कुछ मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान टूटने वाला है। असल में कौन कमजोर पड़ रहा है? ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जहाजों को टारगेट पर लिया और खुद ही सीज फायर तोड़ा। फिर भी ट्रंप कहते हैं वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। यह आत्मविश्वास है या ट्रंप का आशावाद? ट्रंप का पूरा दावा सैन्य दबाव और आर्थिक नुकसान पर टिका है, लेकिन ईरान आज भी हॉर्मोज को अपना रेड लाइन बता रहा है। तो दबाव काम कर रहा है या नहीं? अगर ईरान सच में थक चुका है तो वो परमाणु मुद्दे पर रियायत क्यों नहीं दे रहा? ट्रंप की सबसे बड़ी डिमांड अभी भी अधूरी क्यों है? ट्रंप कहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन इतिहास देखें तो ईरान ने पहले भी लंबे दबाव झेले हैं। इस बार क्या अलग है? We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. ट्रंप पिछले कई दिनों से एक ही संदेश बार बार दोहरा रहे हैं, डील करो या नतीजे भुगतो। लेकिन ईरान के प्रॉक्सी यमन के हूथियों ने तो सऊदी अरब पर हमला करके ट्रंप को सीधे संदेश दे दिया है कि अमेरिका का कोई साझेदार, कोई भी हमदर्द उसके आगे नहीं टिकेगा। डील अमेरिका और ईरान की होनी थी, लेकिन डील सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में हो गई। ट्रंप बार बार कह रहे हैं ईरान जल्द टूट जाएगा, लेकिन हकीकत उल्टी हो गई। जहां अमेरिका ईरान डील अटकी हुई है, वहीं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक नया सुरक्षा गठबंधन बना लिया है। ये गठबंधन साफ संदेश दे रहा है कि मध्य पूर्व के देश अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। सऊदी क्राउन प्रिंस, तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जेद्दा में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी होने वाले किसी भी सशस्त्र हमले को उन पर भी हमला माना जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी हूथियों ने सऊदी अरब पर हमला करके एक और बड़ा संदेश दे दिया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान और उसके सहयोगी अभी भी मैदान में एक्टिव हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ गया है। लेकिन अगर ईरान सच में कमजोर होता तो उसके प्रॉक्सी सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते? ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि सैन्य दबाव काम कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि ईरान अभी भी हॉर्मोज को अपनी रेड लाइन मान रहा है। अमेरिका मिसाइल स्टॉक की कमी स्वीकार कर रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ऐसे में सवाल ये है, असल में दबाव किस पर ज्यादा है? عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي. लेकिन कहानी सिर्फ हूथियों के हमले या फिर ट्रंप के दावों तक सीमित नहीं है। असल सवाल है
कि अगर ईरान इतना ही कमजोर हो चुका है तो फिर अमेरिका अभी तक अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल क्यों नहीं कर पाया। ट्रंप की पहली मांग थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोका जाए। दूसरी मांग थी कि हॉर्मुज़ पूरी तरह खुला रहे। तीसरी मांग थी कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से दूरी बनाए। लेकिन इन तीनों मोर्चों पर तस्वीर अभी भी धुंधली है। ट्रंप का ना परमाणु टारगेट पूरा हुआ, ना हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है, ना ही ईरान के प्रॉक्सी अपना हमला रोक रहे हैं। उल्टे ईरान के प्रॉक्सी खाड़ी में और भयानक युद्ध में शामिल हो गए हैं, जबकि लेबनान के मोर्चे पर अभी तक इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं। Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. अमेरिका ईरान के तनाव के बीच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि हॉर्मुज़ पर ईरान और ओमान के बीच समझौता हुआ है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि आखिरी फैसला लेना अभी बाकी है। रिपोर्ट देखिए। ईरान आज भी कड़े तेवर के साथ अमेरिका को ललकार रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हॉर्मुज़ आज भी तेहरान की रेड लाइन है। हूथी, हिजबुल्लाह और दूसरे सहयोगी संगठन अब भी पूरी तरह एक्टिव हैं। यानी ट्रंप जिस कमजोर ईरान की तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं, जमीनी हालात उससे कहीं ज्यादा जटिल दिखाई दे रहे हैं। मतलब युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं जीते जाते, युद्ध इच्छा शक्ति से भी जीते जाते हैं। और फिलहाल दोनों पक्ष यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान दोनों मोर्चों पर पूरी ताकत के साथ खड़ा है। معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا. यही वजह है कि ट्रंप के हर बयान के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है। अगर ईरान टूटने वाला है तो फिर हर बार नई डेडलाइन क्यों? अगर दबाव काम कर रहा है तो फिर नई चेतावनी की जरूरत क्यों? और अगर जीत इतने करीब है तो फिर अमेरिका को लगातार ये भरोसा दुनिया को दिलाना क्यों पड़ रहा है कि ईरान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी जनता के लिए, तेल बाजार और सहयोगी देशों के लिए भी दिया जा रहा हो? क्योंकि युद्ध के मैदान में जितनी लड़ाई मिसाइलों से होती है उतनी ही लड़ाई मनोविज्ञान की भी होती है। यानी साइकोलॉजिकल वॉर भी हार जीत के फैसले में बड़ी भूमिका निभाती है। ट्रंप बोल रहे हैं ईरान थक चुका है। ईरान साफ साफ संदेश दे चुका है, हम झुकेंगे नहीं।